Good morning students. This is online session of class 10th and I am discussing chapter first that is electricity. इलेक्ट्रिसिटी में स्टूडेंट जैसा कि आपको ध्यान होगा लास्ट लेक्चर में मैंने ओम्स लॉ आपसे डिस्कस किया था V इक्वल टू आई आर और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। आई होप आपने भी घर पर काफ़ी प्रैक्टिस की होगी और अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। सपोज मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है मेरे पास, तो मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि जो इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वो किन किन पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा, किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको भी पता चलेगा कि जो कंडक्टर्स हैं हमारे पास उनका रेसिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो बेसिकली स्टूडेंट्स 4 फैक्टर्स हैं ऐसे, 4 फैक्टर्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा अभी आपसे और वो 4 फैक्टर्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ द कंडक्टर। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। एंड फोर्थ, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं जिन पर किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस डिपेंड्स। ऑलराइट, इट मीन्स कहने का क्या मीनिंग है, अगर मेरे पास ये कंडक्टर है और मैं इसकी लेंथ चेंज कर दूं या मैं इसका एरिया चेंज कर दूं या नेचर ऑफ मटेरियल कुछ और कर दूं या फिर मैं इसका टेम्परेचर चेंज कर दूं, तो डेफिनेटली इनका रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर इन चारों फैक्टर्स में कोई सा भी एक फैक्टर चेंज हो रहा है तो इस कंडक्टर का डेफिनेटली रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। अब हमें यह देखना है कि रेसिस्टेंस एक्चुअल में किस तरीके से चेंज होता है, या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, दो ही रास्ते हैं चेंज होने के, या तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या फिर वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं लेंथ के बारे में। अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज करते हैं, अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज करते हैं तब उसके रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ डिक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ सिंबल्स की फॉर्म में या एक स्टेटमेंट में अगर लिखना चाहूँ तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इफ length of a conductor, if length of a conductor increases, if length of a conductor increases then resistance
of the conductor also increases and if length decreases then resistance also decreases. Resistance also decreases. रेसिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीज। अगर लेंथ को इंक्रीज करेंगे तब रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। इट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है। अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और लेंथ को अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की, एरिया ऑफ द कंडक्टर कि एरिया किस तरीके से चेंज हो सकता है। अब एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं किसी कंडक्टर का एरिया इंक्रीज कर दूंगा तो उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और अगर मैं किसी कंडक्टर का एरिया डिक्रीज करूंगा तो उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, इसको मैं बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल से आपको समझा सकता हूं। ठीक है। सपोज मान लीजिए अगर आप यहां से लेकर मुरादाबाद तक जा रहे हैं, ठीक, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक होगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहने लगूँ कि आप यहाँ से लेकर दिल्ली तक चले जाइए, तब जो आपकी लेंथ होगी वो लगभग 150 किलोमीटर या उसके आसपास होगी। ठीक है। तो लेंथ आपकी बढ़ रही है। ठीक है। तो रेसिस्टेंस भी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है। यानी कि जो हर्डल्स हैं, भाई आप पहले तो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे थे, तो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपके पास कम हर्डल्स हैं। जो हर्डल 50 किलोमीटर की डिस्टेंस में होंगे वही हर्डल आपके पास आएंगे। लेकिन अब आपने क्या किया, अपनी लेंथ को इंक्रीज कर लिया। अब आपने अपनी लेंथ को 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर कर लिया। तो 150 किलोमीटर में ऐसा तो है नहीं कि आगे आपको कोई हर्डल नहीं मिलेगा। जो हर्डल आपको 50 किलोमीटर की डिस्टेंस में मिले थे वही हर्डल्स आपको आगे भी मिलेंगे। तो अब आपके हर्डल्स भी इंक्रीज हो गए। जब आपके हर्डल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो जो आपके रास्ते में जैसे स्पीड ब्रेकर है या ट्रैफिक है तो वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि वहाँ पर जो रेसिस्टेंस हमें मिल रहा है, अवरोध जो मिल रहा है, एक तरीके से रुकावट जो मिल रही है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो लेंथ इंक्रीज हो गई तो रुकावटें, अवरोध, रेसिस्टेंस वो सब इंक्रीज हो गई। ठीक है। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, इसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। ठीक। अब देखिए सेम केस एरिया के साथ है। एरिया के साथ भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम करते हैं। एरिया के बारे में मैंने आपको बताया, अगर एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हम एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। देखिए किस तरीके से, इफ एरिया ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज देन resistance decreases and area decreases if area decreases then resistance increases। ठीक है। तो यहां पर कौन सी एरिया की बात हो रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है।
क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्यों क्रॉस सेक्शन एरिया हम ले रहे हैं? क्योंकि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था लेंथ का, तो आप कहोगे कि सर जब लेंथ बढ़ रही है तो उसका एरिया तो ऑलमोस्ट बढ़ ही जाएगा। लेंथ जब बढ़ रही है किसी भी कंडक्टर की तो उसका एरिया तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की। ठीक है, जैसा कि ये सपोज मान लीजिए सर्कुलर मेरे पास है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल कंडक्टर है मेरे पास, तो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एक सर्किल की फॉर्म में हम ले सकते हैं। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा इसका, सर्किल की फॉर्म में। तो यहाँ पर एक रोड का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज मान लीजिए रोड की जो विड्थ है वो इतनी है। ठीक है, रोड की जो विड्थ है वो कितनी है स्टूडेंट्स, इतनी विड्थ है। अब सारा ट्रैफिक इसी में से निकलना है, सारा ट्रैफिक क्या है, इसी में से निकलना है। तो ट्रैफिक जब सारा इसी में से निकलेगा तो यहाँ पर ट्रैफिक जैम भी हो सकता है और निकलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया हमारा कम है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि हर्डल्स हमारे पास ज़्यादा हैं। और अगर इसी को हम थोड़ा सा वाइडर बना देते हैं, काफ़ी ये रोड है हमारे पास, तो यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बहुत स्मूथली रन कर सकता है। इस रोड पर ट्रैफिक हमारा बहुत स्मूथली रन कर सकता है और यहाँ पर ट्रैफिक हमारा बहुत ही स्लोली और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा, काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स उसमें होंगे। ऐसा समझ लीजिए जैसे ये किसी मार्केट की रोड है और ये हमारा कोई हाईवे है। ठीक है, तो हाईवे पे हम बहुत ही स्मूथली रन करते हैं, जो करंट है वो बहुत ही स्मूथली, करंट को भी तो फ्री पाथ चाहिए, जैसे हम लोगों को चलने के लिए फ्री पाथ चाहिए, ऐसे ही करंट को भी फ्री पाथ चाहिए। अब यहाँ तो ऑलरेडी इतना ट्रैफिक है, तो किस तरीके से करंट यहाँ से मूव करेगा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ्री स्पेस है, तब करंट यहाँ से बहुत ईजिली मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर एरिया को हम इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा, एरिया को डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और क्या सिंबल्स की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। जहाँ पे R क्या है स्टूडेंट्स, पता ही है आपको, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड A एरिया ऑफ द कंडक्टर। A क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्लियर, कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप सब जानते भी हैं, सिंपल पॉइंट है। जैसा सपोज मान लीजिए हमारे पास एक ही लेंथ का और एक ही एरिया का कोई सेम, बिल्कुल मान लीजिए इस तरीके के दो कंडक्टर्स हैं मेरे पास, क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल सेम है, लेंथ उनकी बिल्कुल सेम है, लेकिन मटेरियल डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है उनका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। एक सपोज मान लीजिए कॉपर का है, एक आयरन का है, या एक गोल्ड का है, सिल्वर का है, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम, तो जब उनका मटेरियल चेंज हो रहा है तो उनमें जो करंट फ्लो होने का रेट है या करंट फ्लो होने की जो प्रॉपर्टी है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होगी, और उनका जो रेसिस्टेंस है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है, गोल्ड की होती है, वहीं पे अगर हम कॉपर की तरफ आ जाएं या आयरन की तरफ आ जाएं तो उनकी कंडक्टिविटी और भी डाउन चली जाती है। तो इस तरीके से रेसिस्टेंस वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। अब सपोज मान लीजिए मटेरियल हमारा प्लास्टिक का है, रबर का है, तो उनकी रेसिस्टिविटी और भी ज़्यादा हाई है। ठीक है, या फिर वुड है हमारे पास, तो वुड की रेसिस्टिविटी और भी ज़्यादा हाई है क्योंकि उसमें करंट फ्लो होता ही नहीं है। तो ये जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है ये मटेरियल पर भी डिपेंड करती है कि मटेरियल हमारा किस तरीके का है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। जो मेटल्स हैं हमारे पास, अगर मेटल्स में हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और मेटल्स में
अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा, रेसिस्टेंस भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है लैब में कि मेटल्स में अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तब क्या होता है, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, और मेटल्स में अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तब रेसिस्टेंस भी हमारा डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास अलॉय है, अलॉय मीन्स अलॉय दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या मेटल सेमीकंडक्टर या मेटल नॉन मेटल, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम अलॉय बोलते हैं। अलॉय में टेम्परेचर वेरिएशन का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये बातें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हैं। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ेगा, घटाने पर घटेगा, लेकिन जो अलॉय हैं उसमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो इन 4 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का। समझ में आया ये पॉइंट्स आपको? अब इसमें मेनली 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। इनको कंबाइन करके जरा एक डेरिवेशन बनाते हैं छोटा सा 2 लाइन का। हेडिंग क्या है हमारी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सेकंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। इसको फर्स्ट पॉइंट बोल दीजिए, इसको हमने सेकंड पॉइंट बोल दिया, ठीक। अब अगर इन दोनों को फ्रॉम कंबाइन कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर कंबाइन करता हूँ स्टूडेंट्स, तो कौन सी वैल्यू मिलेगी मुझे, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, लेंथ अपॉन एरिया। अब बताइए आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हमको करनी पड़ती है, और वो कांस्टेंट कौन सा है, R इक्वल टू रो L/A। क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका, RHO, रो, ठीक। वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, where rho is the resistivity of the conductor, where rho is the resistivity of the conductor, ठीक है, कोई डाउट? रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, ये मटेरियल पर डिपेंड करती है, ठीक है, इट डिपेंड्स on the material of the conductor. It depends on the material of the conductor, कि मटेरियल हमारा किस टाइप का है, मेटल है, नॉन मेटल है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, किस टाइप का मटेरियल है, तो उस मटेरियल के अकॉर्डिंग रो की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इसकी क्या यूनिट है, ठीक है, तो यूनिट हम इसी फॉर्मूले से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, रो की वैल्यू हमारे पास आएगी RA/L, ठीक। R की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज
ओम मीटर। ऑलराइट, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, और इसको हम इन सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, अब बात आती है इसके न्यूमेरिकल्स की। देखिए, ये यहां पर आपकी बुक में टेबल दी हुई है पेज नंबर 23 पर। कैटेगरी यहां पर दी हुई है, कंडक्टर्स की कैटेगरी है, मेटल्स, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, और यहां पर रेजिस्टिविटी। ये यहां पर रेजिस्टिविटी यानी कि रो की वैल्यू दी हुई है। ये सब आपको क्या दिया हुआ है? रो की वैल्यू दी हुई है। जैसे कि सिल्वर की 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि जो कंडक्टर्स हैं हमारे, उनकी जो रेसिस्टिविटी है वो 10⁻⁻8 ओम में जा रही है, और जो इंसुलेटर्स हैं वो 10⁻14 13, यानी कि रेजिस्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम है और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं होता और कंडक्टर्स में करंट फ्लो ईजिली कर जाता है। ठीक है, टेबल को आप ध्यान से देखेंगे, पेज नंबर मैंने आपको बता दिया 23। जो कंडक्टर्स हैं, रेजिस्टिविटी रो ऑफ कंडक्टर्स वो किस किस चीज के बीच में लाई कर रही है? अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻8 ओम मीटर। जब आप टेबल में देखोगे तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स अप्रॉक्सीमेट कितनी है? 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी रो ऑफ इंसुलेटर्स, ये कितनी आ रही है? अप्रॉक्सीमेट 10⁻12 टू 10⁻14 ओम मीटर। ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर्स हैं उन दोनों की रेजिस्टिविटी इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई करती है। समझ में आई ये बात आपको? तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है, 10⁻12 और 10⁻14, और ये वैल्यू कितनी कम है, 10⁻−8। यही वजह होती है कि कंडक्टर्स में करंट ईजिली फ्लो करता है और इंसुलेटर में करंट ईजिली फ्लो नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ये पॉइंट? रो का कंसेप्ट आपको खत्म समझ में आ गया? रो क्या है? मटेरियल पर डिपेंड करता है कि मटेरियल हमारा किस नेचर का है या मटेरियल हमारा किस वैरायटी का है, किस टाइप का मटेरियल है। क्लियर? चलिए, अब न्यूमेरिकल्स करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए, पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व एग्जाम्पल है आपकी बुक का। आप जो क्वेश्चन है वो आप अपनी बुक से नोट करेंगे। जो वैल्यू है मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं क्वेश्चन। एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, यानी कि कॉपर वायर की लेंथ हमें कितनी देती है? 2 मीटर। गिवन L इक्वल टू 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। 1.7
7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हैज अ रेसिस्टेंस R 2 इंटू 10⁻⁻2 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रो फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगाएंगे, रो फाइंड आउट कर लेंगे। बस जो गलतियां होती हैं स्टूडेंट्स से वो कहाँ पर होती हैं, कैलकुलेशन में गलतियां होती हैं। और कैलकुलेशन में गलतियां क्यों होती हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए ये मैथमेटिकल पोर्शन है और मैथमेटिक्स के बारे में आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप गेन करोगे, मोर प्रैक्टिस मोर गेन। ऑलराइट, तो R इक्वल टू रो L अपॉन ए, रो की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे RA अपॉन L। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप न्यूमेरिकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे और अपनी बुक से मैच करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। आपकी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है, कहीं पर भी कोई डाउट अगर आपको आता है पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, अगर कहीं पर भी डाउट आता है बुक से देखेंगे, फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछेंगे। ठीक है, बाकी और ज़्यादा न्यूमेरिकल जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं एग्जाम एक्सरसाइज में या जो इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।